गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए अगर आपको फुल पिक्चर देखनी है इस वीडियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा। तो जीवन के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, सांस लेने के लिए वायु जरूरी है, ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में 2 टाइम का खाना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा है क्या। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता उन्हें पहुंच सके, इसी को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। आपको बता दूं फूड सिक्योरिटी का मीन्स क्या है कि हमारे पास फूड पहले अवेलेबल हो। सबसे पहले हमारे पास फूड होना चाहिए, हमारी कंट्री में फूड रखा होना चाहिए। सेकंड, हम उसको एक्सेस कर पाएँ। एक्सेस का मतलब क्या होता है, हम उसे खरीद पाएँ। और थर्ड, वो हम तक पहुंच सके। तो ये तीनों चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि सरकार के गोदामों में इतना स्टॉक हो कि हमें फूड वो दे पाए। सेकंड थिंग, हम लोगों के पास वो खाना पहुंच पाए। थर्ड थिंग, हमारे पास उसे खरीदने के लिए अमाउंट हो। तो यहीं से हमारे फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरी होती है। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब हमारे पास स्टॉक है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स हम उसे हमारे को मिल रहा है वो। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब हमारे पास इनफ मनी है कि हम सफिशेंट खाना अपने लिए बाय करके रख पाएँ। अब फूड सुरक्षा क्यों ज़रूरी पड़ जाती है? कभी कभी सरकार कुछ समाज में कभी ऐसा हो जाता है कि प्राकृतिक बाधाएं आ जाती हैं, जैसे सुनामी आ गई, जैसे क्या हुआ, ज्वालामुखी फट गया, और हाल ही में देखिए कोरोना आ गया। आपको पता ही है हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में कभी भी कोई भी कैलेमिटी आ सकती है। फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकती है, और अभी मोस्ट रिटर्न कोरोना वायरस आ सकता है। ऐसे टाइम पे जब हर जगह शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, खाने का प्राइस बढ़ने लग जाता है, तो इसी टाइम पे हमारे पास आता है इस बफर स्टॉक, खाने का स्टॉक जो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और अगर हमारे पास फूड सुरक्षा नहीं होगी तो क्या सिचुएशन होगी? देश में भुखमरी आ जाएगी, देश में अकाल आ जाएगा। तो इसलिए सरकार को भी फूड सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं आपको एक और वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन का मीनिंग होता है जब अकाल आ जाए, यानी कि स्टारवेशन आ जाए। लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, खाना भी नहीं मिल पा रहा, उनके पास साफ पानी नहीं मिल पा रहा। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फेमाइन। और इस फेमाइन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है इंडिया में फेमाइन आई थी बंगाल, फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। 1943 में बंगाल में फेमाइन आई थी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा था। इससे ना उन्हें कुछ खाने को मिल रहा था और ना उनके पास साफ पानी था। बंगाल में, भारत में एक इसका एग्जाम्पल मिलता है। बंगाल में 1943 में ये खाद्य सुरक्षा की मामले देखने को मिले थे, जिससे वहाँ अकाल पड़ गया था और लोग वहाँ राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे थे। अब खाद्य से असुरक्षित कौन कौन से लोग होते हैं? हु आर फूड इनसिक्योर। आपका अगला टॉपिक है कौन कौन फूड इनसिक्योर माने जाते हैं। सो गाइस, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें फूड इनसिक्योर कहा जाता है। वही जिनकी ऑक्यूपेशन मतलब जो शहर में काम तो करते हैं लेकिन उन्हें कम पैसा मिलता है, या फिर वो डेली बेसिस पे पैसा दे के काम करते हैं, वो लोग फूड इनसिक्योर है। या फिर जिनकी सैलरी बहुत कम है, उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लग के खाना मांगना पड़ता है, भिखारियों की तरह, बेगर्स की तरह, उनको कहते हैं हम फूड इनसिक्योर। हाँ, तो क्या है, जो भूमिहीन किसान है वो खाद्य असुरक्षित हैं। इसके अलावा जो भिखारी लोग हैं ये भी खाद्य असुरक्षित हैं। इसके अलावा कम वेतन पे काम करने वाले लोग भी असुरक्षित हैं। इसके अलावा मौसमी कार्य, जैसे कुछ लोगों को काम तो मिल जाता है, इतनी भीड़ है, काम तो मिल जाएगा कंपनी में, लेकिन साल भर के लिए नहीं मिलता, तो ऐसे लोग भी खाद्य असुरक्षित होते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने कुछ योजनाएं बनाई, जिसके कारण देश में हरित क्रांति आई।
हाँ गाइस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, अब इंडिया ने सोचा क्यों ना हम खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। इंडिया का एम था कि हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, और इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया ने एक न्यू स्ट्रेटजी अपनाई एग्रीकल्चर में। उस स्ट्रेटजी को नाम क्या दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में है, उसके साथ व्हीट रिवॉल्यूशन भी आया जुलाई में। ये ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के साइड में आया था। पंजाब और हरियाणा के राज्यों ने इसे सबसे ज़्यादा अपनाया, तो पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा सुरक्षित जिले बन गए, राज्य बने ऐसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य असुरक्षा से कौन कौन से जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट्स, कुछ महाराष्ट्र। तो ये कुछ हमारे स्टेट्स हैं जिनमें फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। वहीं अगर हम हरियाणा और पंजाब को देखें तो वहाँ पर हमारी फूड सिक्योरिटी पूरी है। गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है इसमें दो कंपोनेंट होती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया उसके दो कंपोनेंट है। पहला है बफर स्टॉक, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत सारा ग्रेन संभाल के रखा है। दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये बफर स्टॉक है क्या, तो भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार ने अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को जो ज़्यादा उत्पादित करने वाले राज्य थे उनके किसानों से वो पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि हम आपकी फसल को इतने में खरीदेंगे, तो पहले से घोषित की हुई कीमतों पर खरीदता है। तो इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत। ओके गाइस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने गवर्नमेंट को ये दे रखा है कि आप जहाँ पे व्हीट और राइस ज़्यादा उगता है वहाँ से ले लो, और किस प्राइस पे लोगे, पहले से जो प्री अनाउंस्ड प्राइस है उस प्राइस पे हम क्रॉप्स ले लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट जब लेती है फार्मर से तो किस प्राइस पे लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। इसमें एक फ़ायदा ये होता है किसानों को कि उनकी फसल की कीमत पहले ही सरकार ने निर्धारित कर दी होती है, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होता है फसल को पैदा करने के लिए। ये सरकार का एक तरह से लालच भी समझ लीजिए। तो अब फिर सरकार क्या करती है, इन खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रख देती है, तो यही हमारा बफर स्टॉक बन जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे देश में जब आपदा आती है, कोरोना आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो गरीब वर्गों में यही अनाज को बाजार से कम कीमत पर वितरित करती है। इसकी मार्केट प्राइस से कम कीमत होती है, इसलिए इसको निर्गम कीमत भी कहते हैं। ओके गाइस, कहने का मतलब क्या है, जब हमारे को ऐसी कैलामिटी आ जाती है, फेमाइन आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तब क्या होता है, तो यही वाला बफर स्टॉक जो गवर्नमेंट ने ले रखा है इसी को वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भिजवाती है। कौन से प्राइस पे, जो मार्केट से कम प्राइस है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, इशू प्राइस। स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया कि बफर स्टॉक क्या है, आपको बफर स्टॉक के बारे में पता चल चुका है। वैसे ही FCI का एक और कंपोनेंट है, एक और हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सरकारी वितरण प्रणाली। इस प्रणाली में सरकार जो अन्न लेती है वो राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों में बांटती है। भारत देश में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। ये राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानों के नाम से भी जानी जाती हैं। इन राशन की दुकानों में चीनी और पकाने के लिए मिट्टी तेल मिलता है। ओके गाइस, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है, राशन की शॉप्स होती है, राशन की शॉप से चलता है। वहाँ पे हमें फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं इन्हें। फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन मिलता है। कितना मिलना करता था पहले, हर महीने हमें 35 kg ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन और 5 kg शुगर मिलता है हर महीने हर एक राशन कार्ड होल्डर को। ये कब से स्टार्ट हुआ, जब से बंगाल की फेमाइन आई। फेमाइन का मतलब आपको बताया था, मतलब अकाल आया, तब से ये स्टार्ट करने की सोची। लेकिन
बंगाल के जो अकाल आया, जो 1940 में आया था, उस समय से शुरू तो कर दिया था, लेकिन ये सही ढंग से चल नहीं पाया था। फिर से इसे दोबारा मजबूत किया गया और इसमें कुछ चेंजेस भी लाए, जैसे काम के बदले अनाज, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दोपहर का भोजन, ऐसी अनेक सी योजनाएं भी बनी। और इसके साथ साथ 3 और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आए थे हमारे पास। सबसे पहला तो यही था PDS, सेकंड हमारे पास आया ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और थर्ड आया था FFW, फूड फॉर वर्क। इसके अलावा सरकार ने एक अंत्योदय अन्न योजना 2002 में शुरू की। इस योजना में क्या था? इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्ड बनाए गए थे। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा इसमें कार्ड में था, जो गरीबी से नीचे, जो गरीब से गरीब लोग हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उन्हें मात्र 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। और एक और कार्ड बना जिसमें ये था कि इसके अंतर्गत 60 साल की आयु 2000 में बनी थी। ये 60 साल की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों को गेहूं और चावल निःशुल्क मिलेगा। ओके गाइस, तो बहुत तरीके के रेशन कार्ड्स हमारी गवर्नमेंट ने हमें बना कर दिए। उसमें से आपने 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम पढ़ी ली है, AAY और APY। इसके अलावा आजकल मिड डे मील आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चलती है। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत चलती है। अब सरकार ने ये राशन कार्ड बनाए तो थे लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लेकिन अब इन राशन की दुकानों से कुछ नुकसान भी होने लगा। ये सस्ते राशन की जो सरकारी दुकान थी, जिस नाम से ये चलती थी, अब यहाँ के लोगों के मन में भी लालच आ गया, तो वो अनाज को खुले बाजार में बेचने लगे ये लोग। और ये राशन जो था दुकानों पे घटिया अनाज बेचने लगे। और कभी कभार तो ये राशन वाले अपनी दुकान ही नहीं खोलते थे। तो ये ऐसा पब्लिक को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आपने देखा ही कि जैसे गवर्नमेंट हमें छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे लोग हैं, उन्हें सस्ता राशन दे रही थी, लेकिन माल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई। माल प्रैक्टिसेस मतलब जिनको ये राशन शॉप दी गई थी, वो वाले डीलर्स जो थे, उन्होंने इसको महंगा बेचना शुरू कर दिया, पुअर क्वालिटी का बेचना शुरू कर दिया। जो बच जाता था वो भी ये अपने लिए यूज़ कर लेते थे। ऐसे करते करते उन्होंने माल प्रैक्टिस शुरू करी। साथ ही क्या हो रहा था कि ज़्यादा जब सरकार बफर स्टॉक बना रही थी, जब हमारी गवर्नमेंट बफर स्टॉक ज़्यादा बना ले रही थी, उसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था, वो वेस्ट जा रहा था। आपको पता ही है, जब हम इतना सारा खरीदेंगे फार्मर से, तो कहीं ना कहीं उसे रखना भी पड़ेगा। तो रखने के लिए उन्हें जो गोडाउन लेने पड़ रहे थे, उसकी भी कॉस्ट आ रही थी, लेकिन मार्केट में इसकी ज़रूरत कम हो जा रही थी। तो बफर स्टॉक का एक बेनिफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ। लॉस क्या हुआ कि उसकी जो क्वालिटी थी पड़े पड़े वो कम होती जा रही थी, जो फ्रूट ग्रेन की क्वालिटी थी साथ में, और उसको स्टोरेज करने की भी जो जगह के हम पैसे दे रहे थे, वो भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि PDS डीलर्स, जिनको सरकार ने राशन कार्ड वालों को बांटने के लिए ग्रेन दिया, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रेशन शॉप्स। तो आपको यही लिखना है कि देयर शॉप रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक। कई बार उनका सामान बच जाता था, और कई बार वो महंगा बेचते थे, और कई बार वो पुअर क्वालिटी का बेच देते थे। तो आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या आई। तो वही समस्या थी, हम बता रहे हैं कि इनके मन में लालच आ गया, ये अपने राशन को खुले बाजार में बेचने लगे, घटिया क्वालिटी का अनाज उसकी जगह स्टॉक करने लगे, अपनी दुकानों को बंद करने लगे। अब घटिया क्वालिटी का राशन था तो कई लोग लेने भी नहीं आते थे, तो इसकी वजह से इनको राख रखाव की लागत की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर पड़ गई। लेकिन जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान तो होते ही होते हैं, इस बात को तो हम मानते ही हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, सरकारी इन दुकानों के साथ साथ कुछ सरकारी समितियों ने भी इनका साथ दिया, जिससे तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें थी उनमें से 94% सरकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाने लगी, और वहाँ पे उचित दरों में दूध सब्जी उपलब्ध कराने की भी तेजी से प्रगति हुई। गुजरात में दूध और दूध से मिलने वाले उत्पाद जैसे अमूल, घी, बटर आदि अनेक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो अनाज बैंक
बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में भी खुलने लगा और अनाज बैंकों की स्थापना में गैर सरकारी संगठनों ने बहुत अधिक सहयोग दिया, जिससे ये योजना आज भी कामयाब है। वही आपका यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है कि रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव क्या है। कॉर्पोरेटिव क्या जो ये गवर्नमेंट के अलावा है, तो उनके रोल उन्होंने कैसे किया। फूड प्रोवाइड करने में, फूड से रिलेटेड आइटम प्रोवाइड करने में कोऑपरेटिव्स का क्या रोल था। यही कोऑपरेटिव का रोल था कि उन्होंने मदर डेयरी, अमूल जैसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी। कहीं कहीं महाराष्ट्र के पार्ट्स में ग्रेन बैंक्स स्टार्ट होने लग गए। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ और वहाँ के लोगों को भी। ओके गाइस, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो आप इससे रिलेटेड और पीछे के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई। भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास खाद्य पहुँचे, उसके पास उतने पैसे हो और वह हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो पाए। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं, वही जो भूमिहीन है, जो भिखारी हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले व्यापारी हैं, जो मौसमी कृषक हैं। किन किन राज्यों में खाद्य है असुरक्षा ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा है, झारखंड में ज़्यादा है, उड़ीसा में। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन आपके टॉपिक के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको आपके 12 के 12 क्वेश्चनों के आंसर इन वीडियो में आसानी से मिल जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा है कि सीजनल हंगर क्या होता है, क्रोनिक हंगर क्या होता है। सीजन मतलब सीजन के हिसाब से जो काम करते हैं उनको पैसा जब मिलता है सीजन के अकॉर्डिंग मिलता है, काम भी कब मिलता है, सीजन के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर। और क्रोनिक हंगर आप पढ़े लिखे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती, तो दोनों टाइप से आप हंगर हो सकते हैं। ओके गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए और जल्दी से अपनी नॉलेज बढ़ाइए।